नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2018 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप पिछले वर्षों में पूछे गए सभी वर्षों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये सड़क वाला अड़ा है और ये कढ़ाई वाला ढ है। ठीक है, जैसे कि सड़क आप लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला अड़ा और कढ़ाई आप लोग जो लिखते हैं ये वाला ढ़, ये दोनों जो वर्ण हैं वो किस प्रकार के वर्ण हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के वर्णों के उच्चारण में आप कैसे उच्चारित करते हैं। तो इनके उच्चारण में देखिए, आप ड़ बोल करके देखिए या फिर ढ बोल करके देखिए, ढ बोल करके देखिए। देखिए इसमें क्या होगा कि आपके जीभ का जो अगला भाग है वो नोक की तरह पतला होकर के उलट करके तालू को झटके से छू करके फिर सीधा हो जाता है। जैसे बोल करके देखिए ड़, फिर बोल करके देखिए ढ। दोनों में क्या हो रहा है कि आपका जो जीभ है, जिह्वा है, उसका अगला सिरा नुकीली कोन की तरह मुड़ करके और तालू को छू करके फिर झटके से सीधा हो जा रहा है, आगे की तरफ निकल जा रहा है। तो ऐसे ध्वनियों को जो इस प्रकार से उच्चारित होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उच्छिप्त वर्ण। क्या बोलते हैं? उच्छिप्त वर्ण। तो अड़ और ढ ये दोनों क्या हो जाएंगे? उच्छिप्त वर्ण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, तो ये तो प्रश्न में पूछा नहीं गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से संयुक्त व्यंजन दिया गया, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद से बात करें ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तालव्य स, मूर्धा स, ह, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो ये तीनों हमारे उत्तर नहीं होंगे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उच्छिप्त व्यंजन अड़ और ढ होगा। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए तालव्य श दिया गया। तालव्य श का उच्चारण स्थान है, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य श बोलते हैं, तालव्य श। तो तालव्य कैसे शब्द बना हुआ है? ये तालू से बना हुआ है, यानी कि ये जो श है इसका उच्चारण कहां से होगा? तालू से होगा, इसीलिए इसको तालव्य स बोलते हैं। आप ये वाले श को क्या बोलते हैं? मूर्धा स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा स, यानी कि इस वाले श का उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा स से होगा। ये वाले स को आप दंत स बोलते हैं, यानी इसका उच्चारण कहां से होगा? दंत से होगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया था? तालव्य श बोला गया था। तो इसके नाम में ही है कि तालव्य, यानी कि ये किससे उच्चारित होगा? तालू से उच्चारित होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आनंद का विलोम शब्द क्या होगा? तो आनंद का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी होता है, हर्ष होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा हमें बताना है। देखिए, विष का मतलब होता है जहर, तो ये तो खुशी का उल्टा हुआ नहीं। अवनी का मतलब होता है धरती, तो ये भी खुशी का उल्टा नहीं हुआ। अर्पण का मतलब होता है सौंपना या फिर अर्पित करना, तो ये भी खुशी का उल्टा नहीं है। लेकिन अगर बात करें विषाद की, तो विषाद का मतलब होता है दुख। तो देखिए, खुशी का उल्टा दुख हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये देखिए, यहां पर श्रृंगार लिखा गया है चारों विकल्पों में। हमसे पूछा गया कि कौन सा श्रृंगार सही है। देखिए, अगर आप संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन को समझते होंगे तो इसका उत्तर तुरंत निकाल लेंगे। ये जो श्र होता है, ये कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका तालव्य श और र से मिल करके। इसीलिए ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट इस प्रकार से हम लोग मुड़ा हुआ श लिखते हैं, वहीं यहाँ पर मुड़ा हुआ श है। और ये वाला जो र है वो यहाँ पर देखिए ऐसे आकर के ऐसे जुड़ जाता है, तो ये पूरा इस प्रकार से श्र बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर इस श्र में पहले से र इंक्लूडेड है, इस श्र में पहले से र इंक्लूडेड है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर ये इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे श्रृंगार पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार पढ़ेंगे। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि श्रृंगार होता है। देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको श्रृंगार पढ़ेंगे। ये 2 बार आर आ गया, र आ गया। देखिए, एक तो र यहां पर है और एक र यहां पर है, यानी 2 बार र आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? ये श्रृंगार होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर तालव्य श आना चाहिए था। तालव्य श और प्लस र मिलकर के ये वाला श्र आना चाहिए था, तो यहां पर दंत स है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है,
और एक ही विकल्प बचा, देखिए ये वाला विकल्प, यही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। क्यों सटीक जवाब होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है ये श को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा यानी कि र इसमें जुड़ गया तो ये श्र पूरा बन गया, और नीचे अगर ये लगा दिया जाएगा तो ये 2 बार र आ गया। इसलिए इस वाले र को नहीं लगाते हैं श्रृंगार में, इस वाले र को हम लोग हटा देते हैं। देखिए इस वाले र को यहाँ से हटा दिया गया है, इस वाले र को हटा करके केवल एक ही र लगाया जाता है, इसलिए ये बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर आपने 2 बार र लगा दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये श्रीरिंगार हो जाएगा, श्रीरिंगार हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द्विज शब्द का अर्थ है। देखिए पहला विकल्प दिया गया दांत, तो दांत जो होता है वो द्विज का अर्थ होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। अब तीनों विकल्पों को तो हम लोग टिक कर नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दिया गया है इनमें से सभी, ये इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए हमारे वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे स्वर बोलते हैं। यानी कि स्वर जो होते हैं वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जा सकते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जा सकते हैं, और स्वर को उच्चारित करने के लिए कोई भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ तक स्वर क्लियर हो गया। अब दीर्घ स्वर का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ अ बोलने में जितना समय लग रहा है और आ बोलने में जितना समय लग रहा है, जितना अ बोलने में समय लगेगा उसका जस्ट दुगना आपका आ बोलने में समय लगेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं, देखिए आ हो गया, इसके बाद से ई बोलूं, छोटी ई, तो यहां पर देखिए जितना बोलने में समय लगेगा, और बड़ी ई इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई, और इसको कैसे बोलते हैं ई, यानी कि इसमें उच्चारण करने में इसकी तुलना में दोगुना समय लग रहा है। तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, आप उदाहरण भी लिखेंगे यहाँ पर। देखिए आ हो जाएगा, इसके बाद से बड़ी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसके बाद से ओ हो जाएगा, और अंत में औ हो जाएगा। ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया था य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो ये सभी अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। अंतस्थ व्यंजन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्यों अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, तो अंतः का मतलब होता है भीतर से, यानी कि जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जब भी कोई आप व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा किसी ना किसी मुख के अवयव को टच करती है, तभी आपका व्यंजन उच्चारित होता है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन जिसे य र ल व के नाम से आप जानते हैं, इनके उच्चारण में जो हमारे जिह्वा होती है वो तालु, दंत और ओष्ठ, यानी कि तालु, दांत और होठों को परस्पर सटने से होता है इसका उच्चारण, लेकिन कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। मतलब कि आपको महसूस होगा कि स्पर्श हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से किसी को भी स्पर्श नहीं करता। यानी कि आपके दांत को भी ऐसा महसूस होगा कि स्पर्श कर रहा है, आपके इसके अलावा ओठ को भी महसूस करेगा और तालु को भी महसूस करेगा। जैसे य बोल करके देखिए, य बोल करके देखिए, र बोल करके देखिए, ल बोल करके देखिए, व बोल करके देखिए। इनके उच्चारण में क्या होता है कि जिह्वा महसूस होती है कि तालु को भी टच कर रहा है, दांत को भी टच कर रहा है, और ओष्ठ भी हमारे गोल हो जा रहे हैं। जैसे कि प फ बोल करके देखिए तो आपके ओष्ठ गोल हो जाते हैं, इसीलिए इसे ओष्ठ वाले व्यंजन बोला जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन इसीलिए इनको बोला जाता है कि जो हमारे मुख के अवयव हैं, जिह्वा उनको टच करती है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी को भी टच करते हुए महसूस नहीं होती है, इसीलिए इसको अंतस्थ बोलते हैं। तो हमसे बस इतना ही पूछा गया था कि य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, तो ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न पूछा गया था ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ग्रंथ के बचे हुए अंश जो अंत में जोड़े जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है परिशिष्ट। क्या बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं परिशिष्ट। ठीक है, परिशिष्ट इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंश, पहला वाला जो अंश है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंधा। ठीक है, और दूसरा वाला जो अंश है
इसका मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। तो 1 नंबर का प्रश्न था, आप इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरा 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो होगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है कि वर्तमान या फिर जो चीज़ें चल रही हैं, और इसका उल्टा हमसे पूछा गया था, विलोम पूछा गया था, तो इसका उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है। और उचित का विलोम क्या हो जाएगा? उचित का क्या होता है? अनुचित होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? अनुचित। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह आप समझते होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन इस प्रकार से बनाया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग कब किया जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष यानी कि खुशी, विस्मय, शोक एवं प्रेम आदि भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो संवेग हैं उन संवेगों को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, हमारी खुशी को, हमारे दुख को, हमारे आश्चर्य को, इसके अलावा हमारे शोक को, हमारे प्रेम को, इन सभी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या फिर अभिव्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन का उल्लेख करिए। तो देखिए, स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि ऐसे व्यंजन जो कि उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी अवयव को जिह्वा के द्वारा टच किया जाता है, यानी कि स्पर्श किया जाता है, छुआ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। अब देखिए, मुख के अवयव कौन कौन से होते हैं जिनको जिह्वा टच करती है? पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दांत और पांचवा होता है ओठ। तो हमारे पास टोटल कितने वर्ग हैं? तो आप कहेंगे पहला क वर्ग होता है, ठीक है, दूसरा च वर्ग होता है, तीसरा ट वर्ग होता है, चौथा त वर्ग होता है और पांचवा प वर्ग होता है। तो ये सभी वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो इसमें क होता है, ख होता है, ग, घ और अंग। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, च में क्या क्या होता है? च, छ, ज, झ, इय। ट में क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ और अड़। इसी प्रकार से त में क्या होता है? त, थ, द, ध और न। प में क्या होता है? प, फ, ब, भ और म। टोटल आप गिन लीजिए, टोटल ये 25 वर्ण होते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के तौर पर जाने जाते हैं। क वर्ग जो होता है वो क वर्ग के उच्चारण करते समय वायु हमारे कंठ से बाहर निकलती है। देखिए, जिह्वा टच करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार जिह्वा जाकर के टच करेगा, नहीं। ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि हमारे मुख के अवयव जैसे कंठ है, तो कंठ से वायु बाहर निकलते हुए प्रतीत होगी। जैसे क बोल करके देखिए तो ऐसा लगेगा कि वायु अंदर से कंठ से आ रही है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ माना जाता है। ठीक है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। च, छ, ज, झ बोल करके देखिए, आपकी जिह्वा जो है वो आपके तालु को टच करते हुए महसूस होगी। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ट, ठ, ड, ढ बोल करके देखिए, मूर्धा को आपकी जिह्वा पलट करके टच करते हुए महसूस होगी। इसी प्रकार से त बोल करके देखिए, त, थ, द, ध, आपकी जिह्वा का अगला भाग जो है वो आपके दांत के निचले हिस्से को टच कर रहा होगा। बोल करके देखिए, त, थ, द, ध, ध, न। ठीक है। तो इसीलिए इसे त वर्ग किससे उच्चारित होता है? ये दंत से उच्चारित होता है। और प वर्ग बोल करके देखिए, प, फ, ब, भ, म, आपका ओठ जो है वो गोल हो जा रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? ओष्ठ माना जाता है। तो ये स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब कि वायु मुख के विभिन्न अवयवों को टच करते हुए निकलती है, यानी कि इन अवयवों को टच करती है। और कुछ मामले में जिह्वा जो भी है, जिह्वा जो है वो भी मुख के इन अवयवों को टच करता है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जिनकी संख्या 25 है। आप इस प्रकार से लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का समानार्थक शब्द आप क्या लिख सकते हैं? आग लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। इसी प्रकार से अमृत का समानार्थक शब्द आप क्या लिख सकते हैं? पीयूष लिख सकते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा? पीयूष। पीयूष मीन्स भी अमृत होता है। गंगा का आप क्या लिख सकते हैं? तो गंगा का भगीरथी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? भगीरथी। और अंत में गुरु का आप क्या लिख सकते हैं? तो गुरु का आप आचार्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आचार्य। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबका एक एक समानार्थी यानी पर्यायवाची लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, र वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो र वर्ण को टोटल 3 प्रकार से लिखते हैं। कौन कौन सा ये प्रकार है? पहला है
रेफ वाला र, रेफ वाला र। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शब्द के बीच में आते समय जब र वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं होता है तब उसके तुरंत बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ वाला र लगाते हैं। जैसे कि धर्म, आप धर्म कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, धर्म आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये वाला जो र है इसी को हम लोग रेफ वाला र बोलते हैं, धर्म हो गया। इसके बाद से दूसरा उदाहरण इसका क्या हो सकता है, कार्य हो सकता है। क्या हो सकता है, कार्य। तो देखिए ये भी तो र का प्रकार है जो कि ऊपर लगता है, इसीलिए इसको रेफ वाला र बोलते हैं। तो पहला र का प्रकार आप इस प्रकार से उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं पाई वाले व्यंजनों के साथ। पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देखिए प, देखिए क, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये पाई आ रहा है, ये पाई आ रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग, फिर म देखिए, ये जो होते हैं ये सब पाई वाले वर्ण बोले जाते हैं। तो इनके साथ जब र का प्रयोग करना होता है तो यहाँ पर ये वाला र प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेम आप कैसे लिखेंगे, ये वाला र, प्रेम। इसी प्रकार से क्रोध आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से क्रोध लिखते हैं। तो पाई वाले वर्णों के साथ इस वाले र का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारा दूसरा प्रकार हो गया र का। ठीक है, अब चलिए तीसरे प्रकार की बात करें। तो तीसरा जो प्रकार होता है वो बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ आता है। बिना पाई वाले व्यंजन कैसे हो सकते हैं, जैसे देखिए ट, क्या इसमें पाई आ रहा है, नहीं आ रहा। आप इसको मत कहिएगा कि ये पाई है, नहीं, पूरा पाई होना चाहिए। जैसे कि म में ये पूरा पाई है, क में ये पूरा पाई है, आधा नहीं चलेगा, पूरा चलना चाहिए। तो ट हो गया, तो देखिए ट, ये इसमें कोई पाई है नहीं, तो इसे बिना पाई वाला व्यंजन बोलते हैं। तो इनके साथ जब र का प्रयोग करना रहता है तब आप कैसे करते हैं, इनके साथ आप इस प्रकार से र का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप क्या लिखेंगे, ट्रक लिखेंगे, तो ट्रक आप ऐसे लिखते हैं, तो ये भी तो र का एक प्रकार है, ट्रक आप इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, और एक और आप लिख सकते हैं, जैसे कि कृषि आपको लिखना रहे तो इस प्रकार से आप कृषि लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कृषि लिख सकते हैं। तो इतने तरीके से र का प्रयोग किया जाता है, आप उदाहरण देकर के इसको अच्छे तरीके से लिख सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति में अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए बीच बीच में ठहरते हैं या फिर किसी बात पर जोर देते हैं या फिर उसको जल्दी से बोलते हैं या फिर धीरे से बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इन सभी ठहरावों को लिखित अभिव्यक्ति में यानी लिख करके जब हम लोग अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं चिन्हों को हम लोग विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि किन्हीं दो विराम चिन्हों को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आप विराम चिन्ह का उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम नीरज है, मैं थोड़ा देर रुका, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको डीएलएड की तैयारी करा रहा हूं, यानी कि बोलते समय तो मैं ठहराव दिखा दिया कि हाँ एक वाक्य कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका और अगले वाक्य पर गया। लेकिन जब आप लिखित अभिव्यक्त करेंगे तो उसमें तो कोई आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है कि कहाँ पर वाक्य कंप्लीट हो रहा है। तो इसीलिए जब मैंने बोला कि मेरा नाम नीरज है, तो है कहने के बाद ठहराव दिखाना है, तो इसलिए ठहराव दिखाने के लिए हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर आपको थोड़े देर के लिए, इससे कम देर के लिए ठहराव दिखाना है, जैसे कि राहुल, नीरज और रमेश, तो वहां पर क्या करेंगे, राहुल के बाद आप थोड़ा सा रुके थे, राहुल, नीरज और रमेश। ठीक है, तो राहुल के बाद आप थोड़ा कम रुक रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकेंगे, इसलिए यहां पर पूर्ण विराम नहीं बल्कि कॉमा का प्रयोग किया जाता है। राहुल, नीरज, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जब वाक्य कंप्लीट होने के बाद से थोड़ा ठहराव ज्यादा होता है तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, और जब वाक्य में कम समय के लिए रुकना रहे, पूर्ण विराम से कम समय के लिए, तो वहां पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम अपने मौखिक अभिव्यक्ति को लिखित के माध्यम से जब रिप्रेजेंट करना होता है तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं विराम चिन्ह क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि किन्हीं दो विराम चिन्हों का उदाहरण सहित लिखिए। तो पहला आप पूर्ण विराम के बारे में लिख सकते हैं कि एक वाक्य जब अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है उसके बाद हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरा नाम नीरज है, तो ये एक वाक्य कंप्लीट हो गया, ये इसका पूरा सेंस बन रहा है कि मेरा नाम नीरज है, तो ये वाक्य कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप एक उदाहरण देकर के लिख सकते थे पूर्ण विराम के बारे में। दूसरा आप दोहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में लिख सकते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, यानी कि किसी की कही हुई बातों को हूबहू दोहराना, हूबहू दोहराते समय हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप दो उदाहरण देकर के लिख सकते थे। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कहने का मतलब कि किन किन माध्यमों से आप मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मौखिक देखिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। अब अभिव्यक्ति का मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, और मौखिक का मतलब कि मौखिक तरीके से यानी बोल करके अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो किन किन माध्यमों से आप अपने आप को बोल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो पहला वार्तालाप के माध्यम से यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से, दूसरा सस्वर वाचन के माध्यम से, तीसरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से, चौथा कहानी सुना करके आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाषण के माध्यम से कर सकते हैं, वाद विवाद के माध्यम से कर सकते हैं, नाटक के माध्यम से कर सकते हैं, और चित्र वर्णन के माध्यम से कर सकते हैं। इतने तरीके से आप अपने मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन के तौर पर माने जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। तो लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि कई बार देखा गया है कि छ की जगह लोग सामान्यतः छ का प्रयोग कर देते हैं, तो ये एक त्रुटि होता है। इसके अलावा आप दूसरा लिख सकते हैं पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि कांड को कई बार, जैसे कांड आप ऐसे लिखते हैं तो कई बार इसको लोग कांड को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब अशुद्धियों के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अंक को कई बार लोग, जैसे अंक लिखा है इस प्रकार से, तो इसको कई बार लोग अंक ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये गलत माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पंचम को लोग पंचम इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे पंचम मान लीजिए इस प्रकार से लिखना है, तो कई बार लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये वाला हमारा गलत है। तो ये सभी क्या है? लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियां हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर बात करें कि अनुस्वार संबंधी त्रुटियां, जैसे कि अंकित हो गया, उन्होंने, मंदिर हो गया, तो ये सब त्रुटियां कई बार देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अक्षरों या वर्णों की अशुद्धियां, जैसे कि छह, जैसे कि छह हम लोग कैसे लिखते हैं? छह ऐसे, और एक्चुअल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, इसके बाद से उत्तरी, उत्तरी कैसे लिखेंगे? उत्तरी ऐसे लिखते हैं, और कई बार इसको गलत तरीके से कैसे लिख दिया जाता है? उत्तरीय ऐसे लिख दिया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा आप और लिख सकते हैं कि मात्राओं की अशुद्धियां, जैसे कि सामाजिकरण, सामाजिकरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सामाजिकरण कई बार लिख दिया जाता है, तो ये सब मात्रा की त्रुटियां मानी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद से लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां, इसमें जैसे अनेकों, अनेक, अनेक जो है वो अपने आप में बहुवचन है, और कई बार अनेकों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्यय या फिर उपसर्ग संबंधी त्रुटियां, जैसे कि प्रवेश, परिवेश को कई बार परवेश लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब त्रुटियां हैं लेखन शिक्षण से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो श्रुत का मतलब होता है सुनना, और लेख मतलब कि लिखना, यानी कि सुन करके लिखना ही श्रुत लेख कहलाता है। ठीक है, अब इसका महत्व हमसे पूछा गया है। इसका पहला महत्व आप लिख सकते हैं कि इससे छात्रों को सुन करके भाषा समझने और लिखने का अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि लेखन की गति में वृद्धि होती है। तीसरा आप लिख सकते हैं सावधानी से सुनने की आदत बच्चों में पड़ती है। चौथा लिख सकते हैं कि अक्षर विन्यास की शिक्षा मिलती है। पांचवा लिख सकते हैं कि बोध शक्ति का विकास होता है। छठा लिख सकते हैं कि छात्र विराम चिन्हों को ठीक से उपयोग करना सीखते हैं। सातवां लिख सकते हैं कि सुंदरता, स्पष्टता और शुद्धता का अभ्यास हो सकता है। तो इतने आप महत्व लिख सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।